हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में जिसका टॉपिक है नीट 2020 बायोलॉजी एनालिसिस। तो इसमें हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो इस साल नीट में आए थे। तो हमने लास्ट क्वेश्चन 105 किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 106 से। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 में, जिसमें हमसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है सेरोसा इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। तो ये बात गलत है, क्योंकि जो सेरोसा होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है, ना कि इनर मोस्ट। इलियम इज़ अ हाईली कॉइल्ड पार्ट। तो ये बात सही है, तो हमें करेक्ट पहचानना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम द ड्यूओडेनम। तो ये बात गलत है, क्योंकि जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो सीकम से अराइज होता है, ना कि ड्यूओडेनम से, जो कि ड्यूओडेनम एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स सीकम का पार्ट है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बात गलत है, क्योंकि जो डुओडेनम है वो ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ना कि इलियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और मैंने आपको बाकी ऑप्शंस का भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन बता दिया। क्वेश्चन नंबर 107 में हमसे पूछा गया है डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ऑकर्स ड्यूरिंग। तो अगेन सेल डिवीजन से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा डिप्लोटीन। अगर आपने प्रोफेज 1 के अलग अलग स्टेजेस लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस के कैरेक्टरिस्टिक याद किए होंगे, तो बहुत ही सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन जिसे आप 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, इसमें हमसे पूछा गया है फ्लोरिडियन स्टार्च हैज़ स्ट्रक्चर सिमिलर टू। तो ये भी डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन। आपको पता है जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो रोडोफाइसी यानी रेड एल्गे में मिलता है और उसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन होता है, क्योंकि उसमें ब्रांचिंग पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम बायोटेक। इसमें हमने पूछा गया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय EcoR1। तो आपको पता है EcoR1 में GAATTC सीक्वेंस होता है, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया है, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम में और 3 प्राइम टू 5 प्राइम में। जब आप उसे रीड करेंगे तो दोनों भी सीक्वेंस आपको सेम ही दिखेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बायोटेक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट मैच। तो इसमें दिया है फर्स्ट ऑप्शन में फिनाइलकीटोन्यूरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज़। तो ये बात गलत है, क्योंकि जो फिनाइलकीटोन्यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ना कि ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट क्रोमोसोम नंबर 11। तो ये बात सही है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। नेक्स्ट थैलेसीमिया एक्स लिंक। तो ये बात गलत है, क्योंकि थैलेसीमिया ऑटोसोमल होती है। और हीमोफीलिया के लिए वाई लिंक लिखा गया, ये भी गलत है, क्योंकि हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड होता है, ना कि वाई लिंक्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी सिकल सेल अनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बायोमोलिक्यूल से है, एक सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछा गया आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रेस्पेक्टिवली। तो आपको पता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड शुगर्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स में मिलते हैं, और जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो प्रोटीन्स में मिलते हैं। तो आपको पेप्टाइड बॉन्ड के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड लेसिथिन ये दोनों एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे ट्रिप्सिन और इंसुलिन ये दोनों भी प्रोटीन है। तो अगर ग्लाइकोसिडिक के लिए देखेंगे तो ग्लिसरॉल एक लिपिड है, तो इसमें ग्लाइकोसिडिक हो नहीं सकता। इन्युलिन एक पॉलीमर है फ्रक्टोज का, जिसके एंड्स पे कभी कभार ग्लूकोज के शॉर्ट रिपीट्स भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर इन्युलिन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्युलिन जो है वो पॉलीमर प्राइमरली जो है फ्रक्टोज का है, लेकिन कभी कभार इसमें ग्लूकोज भी मिल सकता है। तो फिर भी ये तो एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी इन्युलिन और इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ से। तो इसमें पूछा गया था प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज़ मैक्सिमम ड्यूरिंग। तो अगर आपको ये नहीं भी पता होगा तो आप इसके वर्ड से भी पहचान सकते हैं कि लॉग फेज़ में एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। तो इसलिए यहाँ पे लॉग फेज़ होगा जो हमारा मैक्सिमम ग्रोथ दिखाएगा। अगर मैं आपको ग्रोथ वाला ग्राफ दिखाऊं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक सिग्मॉइड शेप होता है, यानी पहले होता है लैग फेज़, फिर होता है लॉग फेज़ और बाद में होता है स्टेशनरी फेज़। तो ये इसका सिंपल सा क्वेश्चन और इसका आंसर हो जाएगा लॉग फेज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे दिया गया है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई आपको पता है लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन होता है, तो यानी ए के आगे हो जाएगा 4। ये देखते ही आपको सिर्फ ऑप्शन 2 में ये दिखेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। फिर भी हम बाकी ऑप्शंस भी एक बार मैच करके चेक करेंगे। कॉकलिया दिया गया है कॉइल्ड पार्ट ऑफ द लेबिरिंथ, तो सही बात है, बी के आगे 2, तो ये भी सही है।
फिर यूस्टेशियन ट्यूब अगर आप देखेंगे तो कनेक्ट्स द मिडल ईयर एंड फेरिंग्स, तो यानी सी के आगे 1, ये भी सही है। और स्टेपीज आपको पता है अटैचेस टू द ओवल विंडो, तो यहाँ पे बोन्स होते हैं मैलस, इंकस और स्टेपीज, जिसको हम हैमर, एनविल और स्टरअप कहते हैं। तो जो स्टेपीज बोन होती है वो ओवल विंडो से जॉइन करती है, जो कि इस इम्पल्स को यानी जो भी साउंड वेव रहेगा उसको आगे प्रोपोगेट करता है इन द इंटरनल ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया द प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग इज़। तो आपको वाटर लॉस इन लिक्विड फॉर्म पढ़ता ही पता चल गया होगा कि ये गटेशन की बात कर रहा है। और गटेशन में देखेंगे तो जो पॉजिटिव रूट प्रेशर डेवलप होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी रूट प्रेशर। ये एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, और जब भी ट्रांसपिरेशन का रेट लो होता है और एक्टिव एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है यानी रूट प्रेशर डेवलप होता है, तभी गटेशन का प्रोसेस हमें क्लियरली ऑब्जर्व होता है एज इन केस ऑफ नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इम्यूनिटी। तो ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ चैप्टर से हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है वो पहचानना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आर डायरेक्टली गिवन इट इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो ये बात सही है, जब भी हम हमारे बॉडी को रेडीमेड एंटीबॉडीज़ बाहर से दी जाती हैं तो उसमें बॉडी को कुछ काम करना नहीं पड़ता, क्योंकि हमें रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दी जा रही हैं, तो इसलिए ये पैसिव इम्यूनिटी होगी। फिर सेकंड स्टेटमेंट है एक्टिव इम्यूनिटी इज़ क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स। तो ये बात गलत है, क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी को डेवलप होने में टाइम लगता है, तो क्विक तो होता नहीं, तो वो स्लो होता है और फुल रिस्पॉन्स पहली बार में नहीं मिलता, उसको सेकेंड रिस्पॉन्स में फुल रिस्पॉन्स कह सकते हैं, जिसे हम एनामिनेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं। तो ये जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है वो वाला फुल तो होता नहीं, तो ये वाला गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे वाले ऑप्शंस भी एक बार हम पढ़ेंगे, जिसमें द फीटस रिसीव सम एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द मदर, इट इज़ एन एग्जांपल फॉर पैसिव इम्यूनिटी। तो ये बात सही है, क्योंकि जो प्लेसेंटा है उससे IgG यानी इम्यूनोग्लोबुलिन G ये क्रॉस कर सकता है, तो इसलिए ये फीटस में जाता है फ्रॉम द मदर, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, पैसिव फॉर्म ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ में ऑप्शन दिया गया है व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन लिविंग और डेड एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी इट इज़ कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो जब एक्सपोज टू द एंटीजन कंडीशन आता है तो उस केस में हमारा बॉडी खुद उसमें पार्ट लेता है और इम्यूनिटी देता है, यानी एक्टिवली एंटीबॉडीज़ को सिंथेसाइज करता है, इसलिए ये एक्टिव इम्यूनिटी में आता है। जैसे वैक्सीनेशन वगैरह के इसमें एक्टिव इम्यूनिटी होता है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी हमें क्या पहचाना था इनकरेक्ट, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हमारा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा एफर्ट कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और इस चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए। आपके लिए मैं और भी ऐसे हेल्पफुल वीडियोस लाता रहूँगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क। थैंक यू।